वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रमन स्पेक्ट्रा या रमन प्रभाव के बारे में। हम पढ़ रहे थे रमन प्रभाव क्या है, रमन प्रभाव की क्लासिकल थ्योरी क्या थी, क्लासिकल थ्योरी के आधार पर रमन प्रभाव को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि जब भी रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट शो होता है तो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आ जाती है, पॉलराइजेशन या ध्रुवणता आ जाती है। तो क्लासिकल थ्योरी में हम रमन को उसके पॉलराइजेशन पावर या ध्रुवणता के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद में हमने ये भी देखा है कि उसके ऊपर रमन प्रभाव के ऊपर वाइब्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है या रोटेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। कल की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि जो भी रमन प्रभाव होगा उस रमन प्रभाव को हम क्वांटम थ्योरी के आधार पर कैसे एक्सप्लेन करते हैं। क्वांटम थ्योरी के आधार पर हमें पता है कि जो भी लाइट आती है, जो भी रेडिएशंस आती हैं, उसको हम फोटोन्स या पार्टिकल्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जब भी किसी लाइट का फोटोन्स किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर टकराता है तो क्या होगा, उस दौरान या तो एनर्जी ली जाएगी या एनर्जी दी जाएगी, और जो भी लाइट बाहर निकलेगी स्कैटर्ड होगी, उस लाइट के अंदर चेंजेस आएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगर ऐसा इस प्रकार का कोई इफेक्ट हो रहा है, इस प्रकार का कॉलिजन हो रहा है जिसके अंतर्गत फोटोन्स या लाइट या कोई भी रेडिएशन से उसका फोटोन मॉलिक्यूल पर आता है, मॉलिक्यूल पर आके टकराता है, टकरा के बाद में रेडिएशन वापस बाहर निकल जाती है, कोई एनर्जी चेंजेस नहीं होता है, तो हम उसे कहते हैं कि रेले स्कैटरिंग होती है। एनर्जी के अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है तब हम इसे कहते हैं कि डेली इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि रेडिएशंस या उसका फोटोन आता है, मॉलिक्यूल से टकराता है, टकराने के बाद लाइट स्कैटर्ड हो जाती हैं, और जो लाइट टकराई थी उस लाइट की एनर्जी पहले ज़्यादा थी, अब जब लाइट स्कैटर्ड हुई तो उसकी एनर्जी कम हो गई। तो इस प्रकार से एनर्जी चेंज हो गई, अनइलास्टिकल कॉलिजन हुआ। पहले एनर्जी E1 थी और अब होगी E2, तो E1 ग्रेटर देन E2। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर एनर्जी चेंजेस क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो उसे हम कहते हैं स्टोक्स लाइंस प्राप्त होगी। इसी तरह से जो लाइट आती है, टकराती है, मॉलिक्यूल उस लाइट को एनर्जी दे देता है और निकलने वाली लाइट की एनर्जी, स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी बढ़ जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि E2 ग्रेटर देन E1। उस कंडीशन में डेली का मान जो प्राप्त होता है वो नेगेटिव प्राप्त होता है, तब हमें प्राप्त होती है एंटी स्टॉक लाइन, एंटी स्टॉक लाइन्स। इस तरह से हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्वांटम थ्योरी के अंतर्गत जो भी पार्टिकल्स या जो भी फोटोन्स आएगा मॉलिक्यूल से टकराएगा, टकराने के बाद में उसकी निकलने वाली स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी में चेंजेस हो जाएगा। अगर चेंजेस होता है तो वहाँ पे रमन प्रभाव होगा। दो तरह की लाइनें हमें मिलेगी, दो तरह की इंटेंसिटी मिलेगी, एक है स्टॉक लाइन और एक है एंटी स्टॉक लाइन। जिसमें जो एनर्जी चेंजेस हैं वो धनात्मक है तो स्टॉक लाइन, अगर एनर्जी चेंजेस ऋणात्मक है तो उसे हम कहते हैं एंटी स्टॉक लाइन। ठीक है, इस तरह से ये क्वांटम थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन किया जाता है। अब हमें पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल होगा, अगर उसके ऊपर रमन इफेक्ट होगा तो हमें ये पता है कि रमन इफेक्ट तभी होगा जब मॉलिक्यूल या तो वाइब्रेट कर रहा है या मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है या मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन रोटेशन दोनों एक साथ हो रहा है। अगर मॉलिक्यूल स्टेबल कंडीशन में है, स्थिर अवस्था में है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे रमन प्रभाव भी शो नहीं होता है। लेकिन मॉलिक्यूल स्टेबल कंडीशन से अब अनस्टेबल कंडीशन में आ गया, उसके अंदर रोटेशन होगा, उसके अंदर वाइब्रेशन होगा या रोटेशन वाइब्रेशन दोनों होगा, उस कंडीशन में रमन प्रभाव शो होता है या रमन स्पेक्ट्रा मिलता है। तो हमें देखना है कि जो भी रमन प्रभाव या रमन स्पेक्ट्रा मिलता है उस पर रोटेशन का प्रभाव और वाइब्रेशन का प्रभाव, ये हमने क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया था। आज हमें देखेंगे कि जब प्योर वाइब्रेशन ही होता है या प्योर रोटेशन ही होता है रमन के अंदर, तो उसका सिलेक्शन रूल, उसकी एनर्जी क्या रहती है। तो हमारा टॉपिक जो है वो है प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। इट्स मीन जब भी रमन प्रवाह होगा, जब भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर एनर्जी आएगी, जब भी मॉलिक्यूल के ऊपर रेडिएशन आएगी, टकराएगी, लाइट स्कैटर्ड होगी, उस दौरान मॉलिक्यूल में क्या होगा, केवल और केवल रोटेशन ही होता है, प्योर रोटेशन होता है, वाइब्रेशन नहीं होगा। और जब वाइब्रेशन नहीं होगा, केवल रोटेशन ही होगा, तो उस दौरान उसका सिलेक्शन रूल क्या रहेगा, ऐसे कौन से संक्रमण हैं जो अलाउड होंगे, ऐसे कौन से संक्रमण हैं जो अलाउड नहीं होंगे, इस सब चीज़ को कौन बताता है, सिलेक्शन रूल बताता है। तो हमें ये देखना है कि जब प्योर
रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा मिलेगा उसके लिए उसका सिलेक्शन रूल क्या होता है। तो उसके लिए जो सिलेक्शन रूल आपको याद रखना है, देखो मैंने डेल जे लिखा है और जे क्या है, जे है रोटेशनल क्वांटम नंबर और डेल जे क्या है, चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो इसके अंदर जो डेल जे का मान होगा वो होता है या तो 0 या ±2। ये है इसका सिलेक्शन रूल, आपको याद रखना है प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए। क्या है, या तो 0 या ±2। इट्स मीन अगर डेल जे का मान 0 है तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ है, रेले प्रकीर्णन हुआ है, कोई एनर्जी चेंजेस नहीं हुआ है। जो क्वांटम नंबर है रोटेशनल क्वांटम नंबर उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इट्स मीन रेले प्रकीर्णन की बात कर रहे हैं। तो ये 0 क्या शो करता है, रेले प्रकीर्णन को। अगर डेल जे का मान आ जाता है +2, धनात्मक या पॉजिटिव +2 आता है, तब हम इसे कहते हैं स्टॉक लाइन। तो क्या मिलती है, स्टॉक लाइन। और अगर डेल जे का मान नेगेटिव में 2 आता है तो हम उसे कहते हैं एंटी स्टॉक लाइन, एंटी स्टॉक लाइन। ठीक है, तो ये इसका सिलेक्शन रूल है। 0 रेले प्रकीर्णन, उसके बाद में +2 आता है तो स्टॉक लाइन और -2 आता है तो उसे एंटी स्टॉक लाइन कहते हैं। अगर 0 या +-2 चेंजेस होता है तो इसी प्रकार के संक्रमण रोटेशनल, इसी प्रकार के जो रोटेशनल ट्रांजिशन होंगे वो अलाउड होंगे। उस वजह से क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रा मिलेगा और वो स्पेक्ट्रा क्या कहलाएगा, रोटेशनल का रमन स्पेक्ट्रा कहलाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल याद रखना है 0 +-2। अगर एनर्जी की बात करें तो देखो हमें पता है कि इसकी एनर्जी क्या होती है। रोटेशनल के मामले में जब एनर्जी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था BJ+1, इस तरह से एनर्जी पढ़ी थी। तो चेंज इन एनर्जी को ऐसे में लिख सकती हूँ। आपको याद होगा रोटेशनल में जब अपन एनर्जी पढ़ी तो मैंने उसको किस फॉर्म में लिखा था, आवर्ती संख्या या तरंग संख्या के फॉर्म में लिखा था। तो मैंने यहाँ पे भी आपको क्या किया है, आवर्ती या तरंग संख्या के फॉर्म में लिखा है, चेंज इन वेव नंबर। ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर मैं कहूँ कि जे का मान 0 है, रेले प्रकीर्णन की बात करेंगे तो इसमें मान क्या आएगा, ये चेंज इन एनर्जी कितना आएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, जे का मान 0 आएगा तो ये सारा क्या मान हो जाएगा, 0 मान हो जाएगा उसके अंदर। देखो ये 0 हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया 0 और 1 तो 1 आ गया, 1 वापस 0 से गुणा करेगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो रेले प्रकीर्णन के लिए जो घूर्णन एनर्जी होगी क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी, बिकॉज हमें पता है कि जब रेले स्कैटरिंग होती है तो लाइट का ट्रांसफर नहीं होता है, ना लाइट ली जाती है, ना ऊर्जा ली जाती है, ना ऊर्जा दी जाती है, कोई एनर्जी चेंजेस नहीं होता है। तो वाइब्रेशन जब होगा, जब प्योर रोटेशन होगा रमन के अंदर तो रेले प्रकीर्णन के दौरान कोई एनर्जी चेंजेस नहीं होता है। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं जिसके अंदर जे का मान क्या होता है, डेल जे का मान या जे का मान हमारे पास है +2, क्वांटम नंबर +2 के फॉर्म में है। तो उसके लिए अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो मैं जे का मान क्या लगाऊं, यहाँ पे 2 लगा दूं। 2 + 1 कितना मान आएगा, 2b, इसके अंदर 2b मान आ जाएगा और ये क्या आएगा, J2 है और ये 1 है तो ये आ जाएगा 3। इस तरह से इसका मान आएगा लगभग 6b के आसपास इसका मान आ जाएगा। ठीक है, और यही मान अगर मैं लगा रही हूँ, आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो ऐसे ही, जैसे कि ये 2b 2 + 1, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो और ऐसे लिखो तो भी सही है। सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर इसका मान आ गया। ठीक है, J+ है और यही का यही मैं मान लगा रही हूँ, J = -2। तो मान क्या आएगा, सीधा सीधा माइनस में वैल्यू आ जाएगी। देखो जैसे कि B -2 + 1, इसका मान लगा दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद में ये 2 तो -2b -1 और +1 कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा तो ये -1 इसका मान आ जाएगा और इसके बाद माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये 2b। ठीक है, ये इसकी एनर्जी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से जो एनर्जी चेंजेस हो रहा है वो इस तरह का एनर्जी चेंजेस होता है जब जे का मान अपन इस तरह से चेंज करते हैं। ये तो है इसके एनर्जी चेंजेस के बारे में। ओवरऑल अगर देखें कि इसके एनर्जी चेंज का फॉर्मूला क्या होगा तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, +- b J + 1 हो जाएगा।
ये जो फॉर्मूला है BJ+1 किसका है? रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा था, रोटेशनल स्पेक्ट्रा का है। अगर हम बात कर रहे हैं कि रमन के अंदर रोटेशन स्पेक्ट्रा होगा या रोटेशन होता तो रमन स्पेक्ट्रा या रमन टाइम्स प्राप्त होगी, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये फॉर्मूला हो जाएगा BJ+1। प्लस और माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि प्लस में भी वैल्यू आती है स्टॉक लाइन, माइनस में आती है एंटी स्टॉक लाइन के लिए, और अगर B 0 हो या J 0 हो तो रेले प्रकीर्णन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ओवरऑल आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है, ठीक है। इसके अंदर ध्यान रखना है कि प्योर रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा होगा तो उसके लिए सिलेक्शन रूल क्या होगा? तो आप याद रखना 0 + -2, ठीक है। बाकी तो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको ध्यान रखना प्योर रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा के लिए। अब बात करते हैं प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए। इसकी जगह क्या लेते हैं? प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। जब प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे तो हमें पता है कि जब भी वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा हमने देखा था, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत उसका सिलेक्शन रूल क्या था? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम देखते हैं कि जो सिलेक्शन रूल होता है वो होता है +-1, +-2 और +-3 होता है, ठीक है। प्योर वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा के अंदर देखेंगे तो जो चेंजेस होगा या कह सकते हैं जो सिलेक्शन रूल होगा, जब वाइब्रेशन की बात करते हैं तो उसके लिए होता है +1, -1, +2, -2 और +3, -3। 3 तरह की कंडीशन होती है। अगर हम बात करते हैं कि 0 से 1 में जा रहा है, ठीक है, 1 से 2 में जा रहा है, 2 से 3 में जा रहा है, या 0 से डायरेक्ट 2 में जा रहा है, या 0 से डायरेक्ट 3 के अंदर संक्रमण हो रहा है, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। अगर 0 से 1 में जा रहा है, 1 से 2 में जा रहा है, 2 से 3 में जा रहा है, टोटल चेंजेस कितना हो रहा है? टोटल चेंजेस हो रहा है +-1 का चेंजेस होगा, तो ये अलाउड होता है। इसी तरह से 0 से 2 में जा रहा है तो कितना चेंजेस है? +-2 का अलाउड है। 0 से 3 +-3 का चेंजेस अलाउड है। ये किसकी बात करते हैं? हम वाइब्रेशन की बात करते हैं, तब हम ऐसा बताते हैं। 0 से 1 के अंदर सीधा ग्राउंड लेवल से एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर जाता है, तब हमें क्या प्राप्त होता है? फंडामेंटल बैंड्स प्राप्त होते हैं, जिसे हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। 1 से 2 में जाते हैं या 2 से 3, इट्स मीन हायर एनर्जी लेवल 2 हायर में जा रहा है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें हॉट बैंड्स प्राप्त होते हैं। क्या मिलते हैं? हॉट बैंड्स मिलते हैं। और अगर 0 ग्राउंड एनर्जी लेवल से डायरेक्ट हायर एनर्जी लेवल 2 के अंदर, 3 के अंदर, अपर हायर एनर्जी लेवल के अंदर जा रहा है, तो इस स्थिति में हमें क्या प्राप्त होता है? ओवरटोन्स प्राप्त होते हैं, ओवरटोन्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये वाइब्रेशन के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। तो अब रमन के अंदर क्या होगा? रमन के अंदर भी अपन देखें तो देखो इस तरह का सिलेक्शन रूल हो सकता है। रमन के अंदर भी +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगर +-1 होगा 0 से 1 तो फंडामेंटल बैंड्स हो गए, अगर 1 से 2, 2 से 3 होगा तो हॉट बैंड्स, और अदर होगा 0 से 2, 0 से 3 तो ओवरटोन्स मिलेंगे। लेकिन जो रमन स्कैटरिंग होती हैं वो रमन स्कैटरिंग, अगर रमन स्कैटरिंग या रमन प्रकीर्णन की बात करें तो जब हायर एनर्जी लेवल पे आते हैं तो वो धीमी पड़ जाती हैं, ठीक है, या स्लो होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि जब हायर एनर्जी लेवल पे आते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, इंटेंसिटी स्लो हो जाती है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं? जब वाइब्रेशनल के रमन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो क्योंकि जब यहाँ पे 1 से 2, 2 से 3 इस तरह से हम चेंजेस आते हैं, +2 का चेंज, +3 का चेंज होता है, तो उस दौरान रमन स्कैटरिंग या रमन प्रकीर्णन जो है वो स्लो हो जाता है। प्राप्त स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी भी बहुत स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए इस प्रकार के संक्रमण को हम उपेक्षित कर देते हैं, बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं। तो रमन, जब बात करेंगे प्योर वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा की, तो इस प्रकार के संक्रमण को हम क्या करेंगे? नेगलेक्ट कर देंगे, उपेक्षित कर देंगे। केवल और केवल जब 0 से 1 जो फंडामेंटल बैंड्स प्राप्त होते हैं, 0 से 1 या +- का चेंजेस होता है, इस प्रकार का सिलेक्शन रूल होगा या इस प्रकार का संक्रमण होगा, वही अलाउड होता है। उसी के दौरान जो रमन स्पेक्ट्रा मिलेगा उसकी इंटेंसिटी अच्छी होती है, हायर होती है, प्रकीर्णन भी अधिक मात्रा में होता है या अधिक होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब रमन का ओवरऑल वाइब्रेशन के लिए सिलेक्शन रूल क्या होगा? +-1 होता है। तो आपको पूछा जाए कि रमन के लिए प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा का सिलेक्शन रूल तो होगा +-1, बस यही अलाउ होगा। ये +-2, +-3 अलाउ नहीं होगा, ठीक है। अगर वाइब्रेशन की बात करते, प्योर वाइब्रेशन रमन नहीं, तो ये है। अगर मैं साथ में रमन के साथ में वाइब्रेशन दोनों की बात कर रही हूँ तो सिलेक्शन रूल +-1 होगा। अगर मैंने रोटेशन की बात की थी तो क्या था? रोटेशन के लिए याद रखना 0 +-2 था,
ठीक है, ये रोटेशन के लिए होगा। जब रमन के साथ में रोटेशन होता है तो इस सिलेक्शन रूल को याद रखना। अब आपको वापस मैं एक बार बता देती हूँ। अब देखो, वाइब्रेशन होगा तो ये सिलेक्शन रूल होगा, और रमन के साथ वाइब्रेशन होगा तो +-1 का सिलेक्शन रूल होगा। अब इसकी एनर्जी भी हमने देखी थी। अगर हम बात करते हैं वाइब्रेशन की, तो एनर्जी क्या थी इसकी? एनर्जी जैसे कि अगर मैं इस फॉर्म में लूँ तो V+1/2 h म्यू या ओमेगा बार प्लस V+1/2 का स्क्वायर h म्यू या h ओमेगा बार XE। इस प्रकार से जो हमने ये प्राप्त किया था एक समीकरण, जो क्या दे रहा था? एनर्जी का मान दे रहा था। वाइब्रेशन के दौरान हमें एनर्जी चेंजेस के बारे में बता रहा था। तो अलग अलग जब हमने देखा 0 से 1 के लिए, 1 से 2 के लिए, 2 से 3 के लिए, तो इस प्रकार से हमें अलग अलग एनर्जी के मान प्राप्त होंगे। अलग अलग एनर्जी पर अलग अलग बैंड्स प्राप्त होंगे, जैसे कि हॉट बैंड्स या ओटॉन्स हैं। लेकिन रमन के लिए ये सब अलाउड नहीं होते हैं, क्योंकि रमन के लिए इनके मान कम हो जाते हैं, इसलिए हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो रमन के लिए हम केवल बात करते हैं इसकी +-1 की ही बात करते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल आप ओवरऑल जो याद रखोगे कि जब रमन स्पेक्ट्रा होता है तो उसके लिए प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा का सिलेक्शन रूल क्या होगा? वो होगा 0 +-2। क्लियर? इसी प्रकार से आपको पूछा जाए कि प्योर वाइब्रेशन का रमन स्पेक्ट्रा का सिलेक्शन रूल क्या होगा, तो +-1 यही होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। जब बात करें रोटेशन की, मैंने बात की तो डेल J 0 +-2 होता है रमन के साथ में या प्योर रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा। अगर बात करें प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा तो डेल V का मान क्या होता है? +-1 होता है। बस आपको ये सिलेक्शन रूल याद रखना है। अब एक बार वापस रिमाइंड कराती हूँ, पहले वाला जो रोटेशन हमने पढ़ा था, सिंपल रोटेशन, रमन की बात नहीं कर रही हूँ, सिंपल रोटेशन की बात कर रही हूँ। जब रोटेशन पढ़ा था तो सिलेक्शन रूल क्या था? तो रोटेशन पढ़ा तो सिलेक्शन रूल था हमारे पास 0 +-1, यही था। जब हमने केवल वाइब्रेशन पढ़ा तो सिलेक्शन रूल क्या था? सिलेक्शन रूल था डेल V = +-1 +-2 +-3। इस प्रकार से ये सिलेक्शन रूल था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। यहाँ पे मैंने बात की है रमन के साथ में, तो ये थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। तो ये था आपका रमन का टॉपिक, कंप्लीट कर लिया हमने आज की। रमन के अंदर क्या क्या था? क्लासिकल थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, उसके बाद उसके इफेक्ट ऑफ रोटेशन, वाइब्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन, उसके सिलेक्शन रूल, ये सब आज कंप्लीट हो गए। अब अगर इसकी एप्लीकेशन पूछी जाए कि रमन स्पेक्ट्रा या रमन प्रभाव कहाँ काम आता है, तो जनरली रमन प्रभाव वहाँ काम आता है जहाँ पर दूसरे स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे IR वगैरह काम नहीं आती। कैसे? जैसे देखो, कोई मॉलिक्यूल्स हैं जो नॉन पोलर है। जब हमने वाइब्रेशन की बात की थी, जब हमने रोटेशन की बात की थी, तो हमने बताया था कि जो भी मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, जिसके अंदर पोलराइजेशन पॉसिबल होता है, जैसे कि HBr हैं, HCl हैं, इस प्रकार के मॉलिक्यूल HBr, HCl, HF, H2O, ये सब क्या है? पोलर प्रकृति के हैं। इसके अंदर ध्रुवणता उत्पन्न की जा सकती है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे वो रोटेशन स्पेक्ट्रा देते हैं, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा देते हैं। वो क्या करते हैं? एक तरह से एक्टिव होते हैं रोटेशन और वाइब्रेशन के लिए। तो जो नॉन पोलर कंपाउंड होंगे जैसे H2, O2, N2, F2, ये क्या करेंगे? ये IR स्पेक्ट्रा नहीं दे पाते या रोटेशन स्पेक्ट्रा नहीं दे पाते। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो नॉन पोलर हैं, जो एक तरह से IR इनएक्टिव होते हैं, उन मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रोस्कोपी को आसानी से समझाया जा सकता है। किसके द्वारा? रमन के द्वारा। तो रमन के द्वारा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल या जो IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, उनको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है ईजीली। उसके अलावा और क्या यूज़ है? उसके अलावा कोई भी मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जानने के लिए भी ये काम आता है रमन स्पेक्ट्रा या रमन प्रभाव। इसके अलावा जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स, जब अपन रमन के अलावा रोटेशन, वाइब्रेशन, IR, UV वगैरह की बात करते हैं तो जनरली हम गैसीय पार्टिकल्स की बात करते हैं या गैसीय मीडियम की बात करते हैं। लेकिन रमन स्पेक्ट्रा भी ऐसी हैं जिसके अंदर हम गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीनों ही अवस्थाओं के बारे में अच्छे से स्टडी या अध्ययन कर सकते हैं। तीनों की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। तो ये रमन स्पेक्ट्रा के एप्लीकेशंस है। इसके अलावा आप डेली जीवन में या कहाँ उसको देखते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब सूर्यास्त होता है, सूर्य उदय होता है, उस दौरान आकाश का लाल रंग का दिखाई देना, या फिर जो भी जनरली अपन आकाश दिन में देखते हैं तो नीला कलर का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि क्या होता है वहाँ पे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के द्वारा, धूल के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और वो ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर्ड करता है, तो वो ब्लू दिखाई देता है। उसके अलावा अगर देखा जाए
कि समुद्र जो होते हैं वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आने वाली रेडिएशन में से ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं, तो वो ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे इंद्रधनुष जो है आपको वो अलग अलग कलर का दिखाई क्यों देता है, तो उसके अंदर वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो अगली 5th यूनिट सॉलिड स्टेट पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।